हेलो एवरीबॉडी। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो के प्रोस सेक्शन को और इसके 7 नंबर लेसन जिसका नाम है द इंटरव्यू। इसके पहले भाग पार्ट 1 को हमने पहले पढ़ लिया है। अब हम इसके दूसरे पार्ट को आज समझने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। इस पार्ट सेकंड के अंदर एक अखबार द हिंदू के पत्रकार मुकुंद पद्मनाभन ने अम्बर्टो इको नाम के इटली के बोलाना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, उनका इंटरव्यू लिया है और उन दोनों के बीच में वार्तालाप हो रहा है या प्रश्न उत्तर हो रहा है। तो इसको हम इसके अंदर जानेंगे और समझेंगे कि वे क्या प्रश्न पूछ रहे हैं और क्या उत्तर दिए जा रहे हैं। जो पहली लाइन यहाँ पर बोली गई है वह है आई एम प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको कहते हैं कि मैं एक प्रोफेसर हूँ और मैं रविवार के दिन उपन्यास लिखता हूँ। तो ये लाइन उन्होंने क्यों बोली है वो हम इस पैराग्राफ के अंदर, इस अध्याय के अंदर समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको। यह जो उदाहरण है वह एक अम्बर्टो इको के जो साक्षात्कार लिया गया उससे लिया गया है। द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू। जो यहाँ पर इंटरव्यू ले रहे हैं वह द हिंदू अखबार के मुकुंद पद्मनाभन हैं। और द इम्बर्टो इको इज अ प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ बोलाना in Italy, had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics, the study of science, literary interpretation, and medieval aesthetic before the turned to a writing fiction. अम्बर्टो इको बोलाना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। उन्होंने लक्षण विज्ञान जिसको कहते हैं सिमियोटिक्स, उसके अंदर साहित्यिक व्याख्या और मध्यकालीन सौंदर्य शास्त्र के बारे में अपने विचारों के कारण जबरदस्त प्रतिष्ठा अर्जित कर ली थी और कथात्मक साहित्य की ओर मुड़ने से पूर्व। लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट, एसेज, चिल्ड्रंस बुक्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल, his written output is strategically large and wide-ranging in 1980। उनकी द्वारा 1980 में जो उपन्यास लिखे उससे पूर्व उन्होंने साहित्य, शैक्षिक पुस्तकें, निबंध, बाल साहित्य, अखबारों में लेख और उनकी लिखित सामग्री की मात्रा चौंकाने वाली थी और विस्तृत क्षेत्र रखती थी। इन 1980 ही acquired the equivalent of intellectual superstardom with the publication of the name of the rose। और 1980 के अंदर द नेम ऑफ द रोज के प्रकाशन के साथ ही बौद्धिक लोकप्रियता का उन्होंने सबसे ऊंचा बिंदु छू लिया। विच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज। और इस पुस्तक की लगभग 10 मिलियन अर्थात 1 करोड़ से अधिक जो प्रतियां थी वह बिक गई। यहाँ पर इसी के साथ यहाँ इन दोनों के बीच में इंटरव्यू शुरू हो रहा है। मुकुंद जो हैं वह उनसे लगभग 5 प्रश्न पूछेंगे और जो अम्बर्टो इको हैं वह उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न की मुकुंद के द्वारा जो पूछा गया। द इंग्लिश नॉवेल एंड एकेडमिक डेविड लॉज once remarked, I can't understand how one man can do all the things he does इको। मुकुंद ने पूछा कि अंग्रेजी के एक उपन्यासकार हैं, उपन्यास तथा शास्त्री हैं डेविड लॉज। उन्होंने एक बार टिप्पणी की थी कि मैं समझ नहीं सकता हूँ कि किस प्रकार एक व्यक्ति वे सब चीज़ें कर सकता है जिन्हें इको कर लेता है। अब इम्बर्टो इको इसका जवाब देते हुए कह रहे हैं, May I give the impression of doing many things, but in the end, I am convinced I am always doing the same thing। अम्बर्टो इको कहते हैं, हो सकता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें करने का एहसास कराता हूँ, लेकिन अंत में मैं समझता हूँ कि मैं हमेशा एक ही चीज़ करता रहता हूँ। तो मुकुंद ने पूछा, विच इज़, कौन सी चीज़ करते हो? तो अम्बर्टो इको कहते हैं, नाउ दैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन। अरे ये जो बताना बहुत ही मुश्किल होगा या समझाना मुश्किल होगा। आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट एंड आई परस्यू दैम थ्रू
माई एकेडमिक वर्क एंड माई नॉवेल्स। मेरे कुछ दार्शनिक रुचियां हैं और मैं उनका अनुसरण अपने शास्त्रीय कार्य और उपन्यासों के माध्यम से करता हूँ। इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रंस आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस। यहाँ तक कि मेरी जो बच्चों के संबंध में पुस्तकें हैं वह अहिंसा और शांति के बारे में हैं। यू सी द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट। और देखिए वह नैतिक दार्शनिक रुचियों के एक समागम है, एक मिला हुआ रूप है। एंड देन आई हैव ए सीक्रेट। और फिर मेरा एक रहस्य है। डीड यू नो वॉट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स। क्या आप जानते हैं कि अगर ब्रह्मांड में से जो खाली स्थान है या रिक्त स्थान है उसको दूर कर दिया जाए, एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस इन ऑल द एटम्स, परमाणुओं के भीतर जो खाली स्थान होता है उसको दूर कर दिया जाए तो क्या होगा? द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट। तो यह जो पूरा ब्रह्मांड है वह मेरे एक मुट्ठी के बराबर इतना समा जाएगा। सिमिलरली वी हैव ए लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइव्स। और इसी प्रकार हम सभी के जीवन में बहुत सारे रिक्त स्थान हैं। आई कॉल दम इन इंटरस्टिसेस। और इसको मैं एक अंतराल कहता हूँ या खाली स्थान कहता हूँ। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस। जैसा कि मान लो कि आप मेरे स्थान पर आ रहे हैं, मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। यू आर इन एन एलिवेटर एंड वाइल यू आर कमिंग अप आई एम वेटिंग फॉर यू। आप एक लिफ्ट में सवार हैं और जब आप ऊपर आ रहे हैं, दिस इज एन इंटरस्टिक्स एन एम्प्टी। तो यह जो मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ एक अंतराल है, एक खाली स्थान है। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस। मैं इन खाली जो स्थान होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, मैं उनमें काम करता हूँ। वाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर। जब आपकी लिफ्ट तीसरे माले पर पहले माले से ऊपर की तरफ आ रही होती है, आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल। तब तक मैं एक लेख लिख चुका होता हूँ। लाफ्स, वह हंसता हुआ ऐसी बात करता है। तो अम्बर्टो इको की बात को सुनकर के मुकुंद ने कहा, नॉट एवरी वन कैन डू दैट ऑफ कोर्स। हर कोई व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर सकता है। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, योर स्कॉलरली वर्क हैज़ ए सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट। आपके जो गैर कथा साहित्य शास्त्रीय शैली में जो लिखे गए हैं, आपके विद्वत्तापूर्ण कार्य हैं, एक विशेष प्रकार का हास्यास्पद या विनोदपूर्ण व्यक्तिगत गुण रखता है। इट इज़ मार्क्ड departure from a regular academic style which is invariably dispersonalized and often dry and boring। यह एक नियमित शास्त्रीय शैली से महत्वपूर्ण भिन्नता है जो सदैव एक निर्वैयक्तिक अर्थात दूसरों के लिए होती है, प्रायः शुद्ध और उबाऊ होती है। Have you consciously adopted an informal approach or is it something that just came naturally to you? क्या यह आपने ये जो शैली जो अपनाई है वह कोई औपचारिक तरीका अपनाया है या कोई ऐसी चीज़ है जो स्वाभाविक रूप से आपके अंदर मिल चुकी है? तो इसके जवाब में उम्बर्टो को फिर कहते हैं, व्हेन आई प्रेजेंटेड माई फर्स्ट डॉक्टरल डिसर्टेशन इन इटली। जब मैंने अपना पहला शोध पत्र इटली में प्रस्तुत किया था, वन ऑफ द प्रोफेसर सेड। तो मेरा जो एक प्रोफेसर थे उनमें से एक ने कहा था, स्कॉलर्स लर्न ए लॉट ऑफ अ सर्टेन सब्जेक्ट। विद्यार्थी जो होती हैं वह विशेष विषय का बहुत कुछ जान लेते हैं। देन दे मेक अ लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस। और बहुत सारे उसके अंदर मिथ्या परिकल्पनाएं करते हैं। देन दे करेक्ट देम एंड एट द एंड। और फिर वे उनको ठीक करते हैं और फिर अंत में दे पुट द कंक्लूजन। और फिर वे इसका निष्कर्ष रख देते हैं। यू ऑन द कॉन्ट्रेरी। और इसके विपरीत तुम क्या करते हो? टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च। तुम इसके विपरीत अपनी जो रिसर्च है उसकी कहानी बताते हो। इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स। जबकि इसमें तुम अपनी त्रुटियां और अपनी जो गलतियां हैं उनको भी शामिल करते हो। एट द सेम टाइम ही रिकॉग्नाइज्ड आई वॉज राइट एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माई डिसर्शन एज ए बुक। तब उन्होंने मुझे कहा था कि यह अगर मैं सही मानता हूँ कि अगर तुम अपनी जगह पे सही हो तो अपने शोध कार्य को एक प्रबंध पुस्तक को रूप में प्रकाशित करवाने का सोच सकते हो। विच मीन्ट ही अप्रिशिएट मी। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य यह था कि उन्होंने इसको पसंद किया था। आगे वो कह रहे हैं,
एट दैट पॉइंट एट द एज ऑफ 22, और उस बिंदु पर जब मेरी उम्र 22 वर्ष की थी, आई अंडरस्टूड द स्कॉलरली बुक्स शुड बी रिटर्न द वे आई हैड डन। जो विद्वत्तापूर्ण पुस्तकें हैं ठीक उसी तरह लिखी जानी चाहिए जिस तरह मैंने लिखी थी। बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च, और ये कैसे थे, शोध को कहानी के रूप में कहा जाए। दिस इज माई वाई माई एसेज ऑलवेज हैव ए नरेटिव एस्पेक्ट, और इसी कारण से मेरे जो निबंध हैं हमेशा एक कथा के पहलू की तरह होते हैं। एंड दिस इज वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नरेटिव, और यही कारण संभव होगा कि मैंने कथाएं या जो उपन्यास जो है वो लिखना इतना विलम्ब से शुरू किया। सो लेट एट द एज ऑफ 50 मोर और लेस, मैंने लगभग 50 वर्ष की आयु में लिखना शुरू किया। आगे वो कहते हैं, आई रिमेंबर दैट माई डियर फ्रेंड रोलैंड बार्थीज वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड दैट ही वॉज एन एसेइस्ट एंड नॉट ए नॉवेलिस्ट। मुझे याद है कि मेरा एक प्रिय मित्र है रोलैंड बर्थीज, वह सदैव जो कुंठित रहता था, अर्थात अंदर ही अंदर उसके अंदर एक प्रकार का भाव रहता था कि वह निबंध लेखक था और उपन्यासकार नहीं था। ही वॉन्टेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग वन डे और एनदर, वह हमेशा किसी न किसी दिन किसी रचनात्मक लेखन को लिखना चाहता था। बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन जब तक कि वह कर पाता उसकी मृत्यु हो गई। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मैंने कभी भी इस प्रकार की कुंठा का एहसास नहीं किया। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाय एक्सीडेंट, मैंने अपने उपन्यास जो था वह अकस्मात लिखना शुरू किया था। आई हैड नथिंग टू डू वन डे और एंड सो आई स्टार्टेड, और एक दिन मेरे पास करने को कुछ नहीं था तो इसलिए मैंने शुरू कर दिया उपन्यास लिखना। नॉवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नरेशन, और उपन्यास जो है संभवतया कथा कहने की जो मेरी रुचि है उसको संतुष्ट करते हैं। तो इसके आगे मुकुंद फिर पूछते हैं, टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स फ्रॉम बीइंग अ फेमस एकेडमिक यू वेंट ऑन टू बिकमिंग स्पेक्टिकुलर फेमस आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज। उपन्यासों के बारे में अगर बात करें अपन, तो एक प्रसिद्ध शास्त्री से द नेम ऑफ द रोज के प्रकाशन के बाद आप एक बहुत ही चमत्कारिक ढंग से प्रसिद्ध होते गए। यू हैव रिटन 5 novels against many more scholarly works of non-fiction, at least more than 20 of them, और आपने 5 उपन्यास लिखे गैर कथा साहित्य के विद्वत्तापूर्ण बहुत सारी कृतियों की तुलना में जो करीब 20 से अधिक रही होंगी। तो उम्बर्टो को कहते हैं ओवर 40, नहीं इससे ऊपर 40 से ऊपर हैं। तो मुकुंद ने फिर पूछा ओवर 40, अमंग देम अ सेमिनल पीस ऑफ वर्क सियोमेटिक्स, और इसमें से जो लाक्षणिकी का जो शुरुआत थी, प्रारंभिक पुस्तक थी। बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट उम्बर्टो इको एंड दे विल से ओ ही इज़ अ नॉवेलिस्ट, लेकिन उम्बर्टो इको के बारे में ज़्यादातर लोगों से पूछें तो वे कहेंगे अरे वह तो उपन्यासकार हैं। डज दिस मैटर बॉदर यू, क्या यह बात आपको परेशान करती है? तो उम्बर्टो इको कहते हैं, उम्बर्टो इको ने कहा यस बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल ऑन संडेज। वो कहते हैं हाँ, क्योंकि मैं अपने आप को विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर मानता हूँ जो रविवार को उपन्यास लिखता है। इट इज़ नॉट ए जोक, यह कोई मजाक नहीं है। आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज इन एंड नॉट मीटिंग ऑफ पेन क्लब एंड राइटर्स, मैं जो विद्वत्तापूर्ण गोष्ठियाँ होती हैं उसके अंदर भाग लेता हूँ, न कि लेखन क्लबों और लेखकों की बैठकों में। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द एकेडमिक कम्युनिटी, और मैं स्वयं को विद्वत्ता के जो समुदाय हैं उनसे अपने आप को अभिन्न मानता हूँ, मतलब उनसे जुड़ा हुआ अपने आप को मानता हूँ। बट ओके इफ दे मोस्ट पीपल हैव रीड ओनली द नॉवेल्स, लेकिन ठीक है अगर अधिकतर लोग जो होते हैं वह उपन्यास पढ़ते हैं। लाफ्स एंड श्रक्स, लेकिन वो अपना हंसता है और कंधे उचकाता हुआ कहता है आई नो दैट बाय राइटिंग नॉवेल्स आई रीच ए लार्ज ऑडियंस, मैं मानता हूँ कि उपन्यास लिख करके मैं पाठकों की बहुत अधिक संख्या तक पहुँचता हूँ। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 मिलियन रीडर
विद स्टफ ऑन सीमियोटिक्स। मैं यह आशा नहीं कर सकता हूँ कि जो लाक्षणिकी का विषय है पढ़ने वाले 10 लाख पाठक हो सकते हैं। तो फिर मुकुंद ने फिर पूछा, विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यही मेरा अगला प्रश्न आपको इस तरफ ले जाता है। द नेम ऑफ द रोज इज़ अ वेरी सीरियस नॉवेल। जो नेम ऑफ द रोज जो है वह गंभीर उपन्यास है। इट इज़ अ डिटेक्टिव यार्न एट वन लेवल, बट इट आल्सो डिलीव्स इनटू मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मिडाइवल हिस्ट्री। जो आपका उपन्यास है वह एक स्तर पर जासूसी किस्सा है, लेकिन यह गूढ़ दर्शन, धर्म का विज्ञान और मध्यकालीन इतिहास की छानबीन करता है। यट इट इंजॉयड अ ह्यूज मास ऑडियंस। और यह फिर भी इतनी विशाल संख्या के अंदर ऑडियंस आपके हैं। वर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस। और पाठकों का आपको खींचता है, क्या आप इस बात से जरा भी चकराते हैं या आपको आश्चर्य करते हैं? तो इम्पोर्टेंट को इसका जवाब देते हुए कहते हैं, नो जर्नलिस्ट आर पजल्ड। जो पत्रकार हैं वो चकराते हैं। एंड समटाइम्स पब्लिशर्स, और कभी कभी जो प्रकाशक हैं वो चकराते हैं। एंड दिस इज बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रैश एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस। और ऐसा इसलिए क्योंकि पत्रकार और प्रकाशक लोग यह मानते हैं कि लोग जो हैं वो कचरा पसंद करते हैं और कठिनाई भरे अध्ययन के अनुभव को पसंद नहीं करते हैं। कंसिडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लानेट। अगर विचार करिए कि इस पृथ्वी पर लगभग 6 बिलियन लोग अर्थात 6 अरब लोग हैं। द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 एंड 15 बिलियन कॉपीज। जो मेरी पुस्तक है या उपन्यास है द नेम ऑफ द रोज की 10 या 15 मिलियन की प्रतियां बिक गई, लगभग 1 करोड़ या 1.5 करोड़। सो इन ए वे आई रीच्ड ओनली ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स। तो इस प्रकार से मैं पाठकों के थोड़े से प्रतिशत तक पहुंच रहा हूँ। बट इट इज़ एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ रीडर्स हु डोंट वांट इजी एक्सपीरियंस। लेकिन ये ठीक है, वे पाठक हैं जो सरल अनुभव नहीं चाहते हैं, और एटलीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दीज, अथवा कम से कम हमेशा एक जैसा अनुभव नहीं चाहते हैं। आई माई सेल्फ एट 9 PM आफ्टर डिनर वॉच टेलीविजन एंड वांट टू सी आइदर मियामी वाइस और एमरजेंसी रूम। आई एंजॉयड इट एंड आई नीड इट, बट नॉट ऑल डे। मैं खुद भोजन के बाद 9 बजे टेलीविज़न देखता हूँ, या तो मियामी वाइस अथवा एमरजेंसी रूप देखना पसंद करता हूँ। मैं इनका आनंद लेता हूँ और मुझे इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन पूरे दिन भर नहीं होती है। फिर मुकुंद ने पूछा, कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवेल आई हैव नथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट इट डील्ट विद अ पीरियड ऑफ मिडाइवल हिस्ट्री दैट। क्या इस उपन्यास की भारी सफलता का संबंध इस बात से हो सकता है कि इस उपन्यास में मध्यकालीन जो इतिहास क्या एक युग के बारे में लिखा गया है, जो कि तब अम्बरडोइको ने कहा, दैट इज पॉसिबल। हाँ, यह संभव है। बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी। लेकिन मुझे एक और कहानी सुनाने दो। बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक ए चाइनीज वॉइस मैन। मैं प्रायः एक चीनी महापुरुष की तरह कहानियाँ कहता हूँ। My American publisher said while she loved my book, she did not expect to sell more than 3,000 copies in a country where nobody has seen a cathedral or studies Latin. मेरी जो एक अमेरिकन प्रकाशक थी, उसने कहा था कि वह मेरी किताब पसंद तो करती है, फिर भी 3,000 प्रतियों से अधिक बेचने की उम्मीद नहीं करती है, एक ऐसे देश में जहां किसी ने भी बड़ा चर्च न देखा हो अथवा लैटिन भाषा न पढ़ी हो। सो आई वॉज गिवन एन एडवांस ऑफ 3,000 कॉपीज। इसलिए मुझे 3,000 प्रतियों की जो अग्रिम पैसा था वह दे दिया गया। बट इन द एंड इट सोल्ड 2 और 3 मिलियंस इन द USA। लेकिन अंत में यह पुस्तक 20 या 30 लाख की संख्या में अमेरिका के अंदर बेची। A lot of books have been written about the medieval past far before mine. मध्यकालीन के अतीत के बारे में मुझसे पहले भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी जा चुकी थी। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज मिस्ट्री। मैं सोचता हूँ कि मेरी जो किताब है उसकी सफलता एक रहस्य है। नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट। कोई इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। आई थिंक इफ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज 10 years earlier or 10 years later,
इट वुड नॉट हैव बीन द सेम। अगर मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने ये किताब थी द नेम ऑफ द रोज 10 साल पहले या 10 साल बाद लिखी होती तो इस प्रकार की समानता नहीं हो सकती थी। वाइट वर्कड एट दैट टाइम इज मिस्ट्री, और उस समय यह कैसे सफल हुआ यह एक पहेली है। इस प्रकार इंटरव्यू के अंदर अपनी इस बात को समाप्त करता है।